बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दिले जाना हरम शाह किस्त नंबर 12। वीर की बताई हर बात सच्ची साबित हुई थी। फ़ौज ने जब अपने जासूसों वीर के बताए लोगों के पीछे लगाए तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो लोग शराफत की आड़ में छुपे क्या काले कारनामे सरअंजाम दे रहे थे। जनरल शाहमीर के कहने पर बाकी जर्नैल को भी वीर पर यकीन हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि इसे आज़ाद कर देते। हो सकता था कि वो आज़ादी पाने के लिए ये जानबूझकर कर रहा हो और फिर आज़ादी मिलते ही इसी दुनिया में लौट जाता। वैसे भी फ़ौज के मुताबिक उसके गुनाह सज़ा के काबिल थे, माफ़ी के नहीं। पिछले 8 महीनों से वीर इसी काल कोठरी में कैद था। जो इन्फॉर्मेशन इसने जनरल शाहमीर को दी थी उसके बाद इसने किसी को कुछ नहीं बताया था। यहाँ तक कि सिपाहियों ने इसे मारा भी था, लेकिन हमेशा की तरह अल्फाज तो दूर, उसकी होंठों से एक आह भी नहीं निकली थी। अभी भी वो अपनी जेल के फर्श पर पड़ा था। जिस्म पर इस पर मारे जाने वाले डंडों की तकलीफ से टूट रहा था। दिलो दिमाग सब कुछ इस वक्त अजियत में थे। वीर ने अपनी आंखें मूंदी तो एक मुस्कुराता चेहरा उसकी नज़रों के सामने आया। मैं इस दिल में उतर चुका हूँ। अब अगर आपको अपने दिल से ही झूठ बोलना है तो बोल के खुश होते रहो, लेकिन सच यही है कि यहाँ पर मैं बस चुका हूँ और आप चाहकर भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। मरजान की आवाज़ उसके कानों में टकराई और उसके मासूम चेहरा याद करके वो अपनी हर तकलीफ़ भुला गया था, हर अज़ियत से गाफिल हो गया था। अगर कुछ याद था तो सिर्फ़ उसकी दिले जाना। हाउ डे यू, हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? किसके हुक्म पर तुम लोगों ने इसे जिस्मानी रिमांड दिया? जनरल शाहमीर की आवाज़ पर वीर ने अपनी आंखें बंद खोलीं, जो उसकी जेल के दरवाजे में खड़े उसके जिस्म पर मौजूद ज़ख़म देखकर ये सवाल कर रहे थे। सर, वो ब्रिगेडियर फ़ाहद, यहाँ ऑर्डर मेरा चलेगा समझे, और आज के बाद इसे कोई मेरे हुक्म के बगैर हाथ भी नहीं लगाएगा। जनरल शाहमीर की हुक्म पर सिपाहियों ने हाँ में सर हिलाया तो जनरल शाहमीर वीर के पास आए। वीर उठकर बैठ गया। 8 महीनों से कैद में रहकर उसका हुलिया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। दाढ़ी और बाल काफ़ी बढ़ चुके थे और जिल्द पर स्याही नमूदार होने लगी थी। तुम्हारी दी गई सारी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त निकली वीर। हम लोगों ने सब गद्दारों को सबूतों के साथ पकड़ लिया है और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जनरल शामीर की बात पर वीर के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। और इस सब का इनाम भी मुझे मिल चुका है। वीर ने अपने गाल पर मौजूद कट को सहलाते हुए कहा। तो जनरल शामीर को अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। रागा तुमसे बात करना चाहता है, उम्मीद है उसकी बात सुनने के बाद तुम हमारे और काम आ सकोगे। जनरल शामीर इतना कहकर जाने के लिए मुड़े। वो लाइट जो जनरल शामीर के आते ही जलाई गई थी अब बुझ चुकी थी और कमरा एक बार फिर से अंधेरे में डूब गया था। वीर ने आंखें मूंद कर अपना सर दीवार से टिकाया। वीर, रागा की आवाज़ पर वीर ने हल्की सी आंखें खोलीं, लेकिन रागा हमेशा की तरह आंखें अंधेरे में ही खड़ा था। बस वीर के पीछे दीवार पर मौजूद छोटी सी खिड़की में से हल्की सी रोशनी फूट रही थी, जो रागा की चौड़ी छाती पर पड़ रही थी। अब तुम मुझसे क्या पूछने आए हो? मुझे जो बताना था बता चुका हूँ, वीर ने बेरुखी से कहा। जानता हूँ, और मैं तुमसे कुछ पूछने नहीं आया, बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। भरोसा? वीर कहका लगाकर हंसा। तुम करते हो मुझ पर भरोसा? वीर के सवाल पर रागा खामोशी से इसे देखने लगा। हमारी आखिरी मुलाकात में तुमने मुझे बताया था कि रागा का असली नाम राघवन था, यानी तुम रागा नहीं हो सकते। फिर कौन हो तुम? वीर ने सीधे होते हुए पूछा, जबकि दूसरी जानिब खामोशी कायम रही थी। फौजी, तुम एक फ़ौजी थे जो रागा बनकर हमारे दरमियान रह रहे थे और हमें पता भी नहीं चला। असली रागा जेल में सड़ता रहा और हम तुम्हें अब ही इस असली रागा समझते रहे। या तो तुम बहुत ज़्यादा चालाक थे या हम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़। वीर ने अपनी मुट्ठियाँ कस के कहा। तुम्हें क्या लगता है? अब इस आदमी की आवाज़ बदल चुकी थी। वो रागा की आवाज़ नहीं थी, बल्कि इससे बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ गंभीर सी संजीदा आवाज़ थी। मुझे लगता है हम ही बेवकूफ़ थे और अभी भी मैं बेवकूफ़ ही हूँ, जो ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि इसे एक बार देखने की आखिरी चाह पूरी होगी। हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ जो ऐसे शख्स पर भरोसा करने की सोच रहे थे जिसे मुझ पर भरोसा ही नहीं था। वीर के कर्ब से अपनी आंखें मूंद कर कहा, फ़िक्र मत करो फ़ौजी, मुझे अपना अंजाम पता है। कोई उम्मीद नहीं लगा बैठा। मैं जानता हूँ मेरी सज़ा क्या है और ये भी जानता हूँ कि मैं इसी काबिल हूँ। मेरे जैसा हर दरिंदा इसी काबिल है। वीर की आवाज़ में अपने लिए ज़्यादा नफ़रत छुपी हुई थी। वो शख्स अपने किए हर गुनाह पर पछता रहा था।
जब भी मुझे फांसी के तख्ते पर ले जाना हो बता देना, मैं बखुशी चल दूंगा। बस वीर एक पल को रुका, दो आंसू उसकी पलकों पर ठहरे थे। बस एक बार मुझे इसे दिखा देना, बस दूर से ही, फिर शायद सुकून से मर जाऊं। वीर इतना कहकर खामोश हो गया और अंधेरे में खड़ा वो हवेला बहुत देर वहीं खड़ा इसे देखता रहा। तुम गलत हो वीर। इस बात पर वीर ने सर उठाकर इसे देखा, लेकिन इसके हवेले के सिवा कुछ नज़र नहीं आया। अचानक ही दो आदमी उसके पास आया और ज़रा सा झुका, सुलाखों से आने वाली रोशनी उसके चेहरे पर गिरी थी और वीर उसे हैरत से देखने लगा। उसकी बस आंखें रागा से मिलती थी, बाकी चेहरा इससे अलग था, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को रागा बना गया था। मुझे तुम पर भरोसा है दोस्त, मेजर अमाद बंगश को तुम पर पूरा भरोसा है, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इस राह पर तुम चले नहीं थे, तुम्हें चलाया गया था, और अब सीधी राह पर तुम्हें मैं चलाऊंगा, अब्दुल्ला सज्जाद मीर। इतना कहकर अमाद इससे दूर हुआ और वहाँ से चला गया, जबकि वीर हैरत से वहीं बैठा उसकी बातों पर गौर करता रहा। अमाद ने अभी बहुत बड़ा असूल तोड़ा था, इसे अपनी पहचान किसी को बताने की इजाज़त नहीं थी। ये बात वीर भी जानता था, लेकिन फिर वो ये असूल तोड़ गया था, तो क्या उसका मतलब यही मतलब था? मेजर अमाद बंगश को वीर पर भरोसा था, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि वीर को ही अब खुद पर भरोसा नहीं था। आज़ादी या सज़ा दोनों ही इस पछतावे और एहसास गुनाह को नहीं मिटा सकती थीं, जो उसका अंदर ही अंदर इसे निगल रहा था। सर, आप लोग समझने की कोशिश करें, इसे कैद में रखना या सज़ा देने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि हमें उसकी स्किल्स से फ़ायदा उठाना चाहिए। अमाद ने अपने सामने बैठे जनरल से कहा। काफ़ी जदोजहद है। बाद में इसने अपने बाबा जनरल शाहमीर को इस मीटिंग के लिए आमादा किया था। मेजर अमाद, आप जानते हैं ना आप क्या कह रहे हैं? वो दहशतगर्द जिसने हमारे मुल्क को, कौम को नुकसान पहुंचाया, हमारी आवाम की मौत का सबब बना, आप इसे ना सिर्फ आज़ाद करने बल्कि फ़ौज में शामिल करने का कह रहे हैं? एक जनरल ने ज़रा सख्ती से कहा। तो आमाद सरदाह भर कर रह गया। ये बात मैंने रागा की बारी तो नहीं कही थी सर, बल्कि इसे कैद में रखकर ख़ुद उसकी जगह गया था, क्योंकि मैं जानता था कि रागा किसी किस्म का रहम के काबिल नहीं, लेकिन वीर वो इससे मुख्तलिफ है। कैसे? एक जनरल ने संजीदगी से पूछा। तो अमाद ने उनकी जानिब देखा। वो सज्जाद मीर का बेटा है सर, और आप भी जानते हैं उनकी फ़ैमिली के साथ क्या हुआ था। ऐसे में वो अगर इन लोगों के साथ हाथ लग गया जिन्होंने इसके साथ हुए जुल्म को इस्तेमाल करके इसके दिल में नफ़रत पैदा की, ऐसी सिचुएशन में उसकी जगह अगर मैं, आप या आप लोग भी होते तो हम भी आज वीर की जगह पर होते। अमाद की बात पर सब जनरल ने एक दूसरे की जानिब देखा, लेकिन अब इसे एहसास हो चुका था वो गलत था। वो जानता है जिस राह पर वो चला वो सही नहीं थी, और क्या जब एक भटका हुआ राह रास्त पर आ जाए तो इसे माफ़ी की जगह सज़ा दी जाती है। अमाद ने सबको गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। सर, हमारा दीन भी हमें माफ़ करना और मौका देना सिखाता है। अमाद ने अपने दलाल पेश किए तो एक जनरल ने गहरा सांस लिया और कुर्सी पर आगे होकर बैठे। देखिए मेजर, आपको कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हम इतना बड़ा फ़ैसला सिर्फ जज्बात की बिना पर नहीं ले सकते, इसे खुद को साबित करना होगा, फिर हम देखेंगे कि क्या फ़ैसला लिया जा सकता है। उनकी बात समझकर अमाद ने असाबत में सर हिलाया और इन्हें सलूट पेश किया करता कमरे से बाहर निकल गया। बाहर ही अमान खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। क्या बना सर? अमान के पूछने पर अमाद ने इनकार में सर हिलाया। इतना आसान नहीं है सर जो आप कह रहे हैं, वो छोटी बात नहीं। फ़ौजी अदालत के मुताबिक भी वीर को उम्र भर की कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है, वो भी तब तक जब तक इससे सारी मालूमात मिल ना जाए। उसके बाद फ़ौजी अदालत का क्या फ़ैसला होगा, आप इससे वाकिफ़ हैं? अमान की बात पर अमाद ने हाँ में सर हिलाया और अपना माथा हाथ में थाम कर सहलाने लगा। कैप्टन अमान, यस सर। तुम्हें मैं कैसा फ़ौजी लगता हूँ? अमाद के सवाल पर पहले तो अमान हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। अमाद बाहर की तरफ जाने लगा तो अमान भी उसके पीछे पीछे चल दिया। सच कहूँ तो पहले आपके बारे में कुछ जानता नहीं था, फिर मुझे पता चला कि हमें एक सर फिरे एजेंट को बचाने के लिए मिशन पर जाना है, जो खुद मशहूर दहशतगर्द बनकर उनकी नगरी में गया हुआ था, और अब असली दहशतगर्द जेल से भाग चुका था, तो हमें आपको रेस्क्यू करना था इससे पहले कि वो वहाँ पहुँच पाता। अमान की बात पर अमाद मुस्कुरा दिया। फिर जब आपको असली रागा की लाश अपने कंधे पर डाल कर लाते देखा तो बस आपका फ़ैन हो गया, सोचा कि आपके जैसा बहादुर बनना है। अमान ने दिल
पर हाथ रखकर कहा तो अमाद हंस दिया। इसे मैंने नहीं, मेरी बहादुर बीवी ने मारा था। ये कहते हुए अमाद की आंखों में एक चमक आई थी। फिर वो खुद को सुनसान जगह पर पाकर अमान की जाने मुड़ा। मुझ पर भरोसा करते हो? ऑफ कोर्स सर, पूछने की बात क्या है? अमान ने पूरे यकीन से जवाब दिया। फिर एक मिशन में मेरा साथ दोगे? अमान ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। लेकिन ये जान लो कैप्टन, वो मिशन नहीं बल्कि कानून को हाथ में लेना है। अगर पकड़े गए तो हो सकता है नौकरी तो जाएगी ही जाए, साथ में वही गद्दारी का इल्ज़ाम लेकर भी जेल में जाएंगे। अमाद ने इतना डरावना नक्शा खींचा कि अमान इसे हैरत से देखने लगा। सोच लो, दोगे मेरा साथ? अमाद के पूछने पर अमान ने कुछ देर सोचकर हाँ में सर हिलाया। जब मैंने कहा था कि आप पर भरोसा है तो है, मैं आपके साथ हूँ सर। अमाद अमान की बात पर मुस्कुराया और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। अच्छे ऑफिसर होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हो तुम अमान। अमान अपनी तारीफ पर छाती चौड़ी करके मुस्कुराया। शादीशुदा हो? नो सर, अमान ने फ़ौरन जवाब दिया। तो अमाद हंस दिया। क्यों? अमाद ने हैरत से पूछा। देखने में अमान 24 से 25 साल का इंतहाई खूबरू जवान था। यह सर, एक नीली आंखों वाली गुड़िया पसंद आ गई है। अब उसके अलावा कोई लड़की आंख को भा ही नहीं रही। अमान का जवाब अमाद को हंसने पर मजबूर कर गया। तो इसी गुड़िया से कर लो शादी। अमान के होंठों को शर्मीली सी मुस्कुराहट ने छुआ। अभी बहुत ज़्यादा छोटी है वो सर, बस इंतज़ार कर रहा हूँ थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसके भाई से मांग लूँ उसे। अमान ने अमाद को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। तो उसकी बात का मतलब समझ कर अमाद का चेहरा खुशी से खिल उठा। इस भाई को तो कोई एतराज़ नहीं होगा, अलबत्ता उसका एक और काफ़ी ख़तरनाक सा भाई है जो तब तक जेल से भी बाहर आ जाएगा। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अमाद ने कंधे उचक कर शरारत से कहा। एक भाई शीशे में उतार लिया है, दूसरा भी उतार लूँगा। अमान ने एक आंख दबाकर कहा। तो अमाद कहका लगाकर हंस दिया। इसने जब मरजान और उसके घर वालों की जिम्मेदारी उठाई तो काफ़ी डरा हुआ था कि ना जाने उनका ख्याल रख भी पाएगा या नहीं। लेकिन आज इसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका आधा बोझ उतर गया हो। रात का ना जाने कौन सा पहर था, शायद आधी रात हो रही थी। वीर अपनी काल कोठरी में मौजूद बिस्तर पर लेटा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वैसे भी वो बहुत कम ही सो पाता था। अचानक ही अपनी कोठरी के बाहर होने वाले हल्के से शोर पर वीर की हैरत से उठ बैठा। फिर उसकी कोठरी का दरवाज़ा खुला और एक हवला कोठरी में दाखिल हुआ। कौन हो तुम? वीर ने हैरत से पूछा। लेकिन वो हवला खामोशी से उसके पैरों और गले से जंजीर हटाने लगा, लेकिन उसके हाथों की जंजीर नहीं हटा पाया जो कि एक चाबी से खुलनी थी। चलो, हमारे साथ वक्त नहीं है। वीर फौरन ही अमाद की आवाज़ पहचान गया था। पागल हो गए हो तुम अमाद बंगश? मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले रहे हो? वीर ने हैरत से पूछा। सब पता लग जाएगा, बस तुम मेरे साथ चलो। अमाद ने उसकी जंजीर में बंधे हाथ पकड़े और इसे कोठरी से बाहर ले आया था जहां एक फ़ौजी बेचैनी से टहल रहा था। सब सेट है अमान? अमाद के सवाल पर इस फ़ौजी ने फ़ौरन असाबत में सर हिलाया। यस सर। कैमरे? अमाद ने दूसरा सवाल पूछा। बंद कर चुका हूँ सर। अमाद ने हाँ में सर हिलाया और वीर को लेकर वहाँ से जाने लगा। अमान यहाँ वहाँ देखता उसके पीछे चल दिया। जो पहरेदार वहाँ मौजूद थे, अमान इन्हें नींद की गोलियाँ खाने में मिलाकर दे चुका था। अब वो गहरी नींद सो रहे थे। अमाद ने वीर को गाड़ी में लाकर बिठाना चाहा, लेकिन वीर ने अपना सर निकार में हिलाया। नहीं फ़ौजी, मैं भागने वालों में से नहीं। वीर की संजीदगी से कही बात पर अमाद मुस्कुरा दिया। फ़िक्र मत करो, हमेशा के लिए नहीं भगा रहा। सुबह वापस कैद में डाल दूंगा, लेकिन अभी मेरे साथ चलो। वादा करता हूँ, दुआएं दोगे? अमाद की बात पर वीर के माथे पर बल आए, लेकिन वह चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। अमान ने पैसेंजर सीट संभाली और अमाद गाड़ी ड्राइव करने लगा। झुककर सीट के पीछे छुप जाओ, अमाद ने जेल के दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को देखते हुए कहा। तो वीर फौरन सीट के पीछे छुप गया। कैप्टन, आप इस वक्त यहाँ? एक सिपाही ने अमान के चेहरे पर लाइट मारकर पूछा। हाँ बस, मुझे फारिग होते ज़रा देर हो गई थी। अमान की बात पर सिपाही ने सर साबत में हिलाते हुए लाइट अमाद के चेहरे पर मारी। ये कौन है सर? मैं ड्राइवर। सॉरी सर, यूनिफॉर्म भूल गया, अमाद ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा। तो सिपाही ने साबत में सर हिलाया और इन्हें जाने की इजाज़त दी। अमान ने शुक्र का सांस लिया और सीट के पीछे छुपे वीर को देखा। बाहर आ जाओ। वीर खामोशी से सीधा होकर सीट पर बैठ गया। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अमाद जवाब दो। वीर के सख्ती से पूछने पर अमाद मुस्कुरा दिया। चल यार, लड़की नहीं हो तुम जिसको किडनैप करके उसका फ़ायदा उठा लूँगा। अमाद के मजाक पर अमान हंस दिया। थोड़ी देर के बाद ही गाड़ी एक अस्पताल के बाहर रुकी और अमाद अमान की जाने मुड़ा।
सिक्योरिटी कैमरेज सब हैंडल करो। अमान साबत में सर हिलाकर वहाँ से चला गया और वीर ने परेशानी से अमाद को देखा। क्या हुआ है, क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? वीर के लहजे में बेपनाह फिक्र थी। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। क्या सब ठीक तो था ना? क्या वो तो ठीक थी। बहुत से वसवसे वीर के दिल में आ रहे थे, लेकिन अमाद ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद अमान वहाँ पर आया था। सब सेट है सर। अमाद गाड़ी से निकला और इसने वीर को भी गाड़ी से निकाला। अमान ने अपनी घड़ी को देखा और फिर वहाँ की लाइट चली गई और पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। सीधा जाकर लेफ्ट कॉरिडोर से तीसरा कमरा है सर, लाइट 5 मिनट में आ जाएगी। अमाद ने साबत में सर हिलाया और वीर को लेकर अस्पताल में दाखिल हुआ। अंदाजे से अंधेरे में चलते वो इस कमरे में गया जो अमान ने बताया था। कमरे में पहुंचकर अमाद ने घड़ी की जानिब देखा और फिर पूरे 2 मिनट के बाद लाइट दोबारा ऑन हो गई। रोशनी के होते ही वीर की पहली नज़र मरजान पर पड़ी, जो बेहोश हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। इसे यूं बेसुध पड़ा देखकर वीर के दिल की धड़कन एक पल को रुकी थी। उसका खदशा सही था, उसकी बीवी को कुछ हुआ था। वीर परेशानी से उसके पास जाने लगा, लेकिन तभी वो रास्ते में पड़े एक पंघूड़े से टकराया। वीर ने नज़रें झुकाकर देखा तो इसे लगा कि उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। इस पंघूड़े में एक नन्हा सा वजूद सो रहा था। वो गुलाबी सा छोटा सा वजूद वीर से चीख चीख कर कह रहा था, इसे अपनी बाहों में ले ले। इसे यूं ही बुत बनकर इस बच्चे को तकते देखकर अमाद ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। खुदा ने तुम्हें बेटे से नवाजा है मेरे दोस्त, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। वीर ने हैरत से पलट कर अमाद को देखा तो अमाद ने मुस्कुरा कर साबत में सर हिलाया। 2 आंसू वीर की पलकों से होकर गालों पर बहे और इसने मुड़कर इस छोटी सी जान को देखा जो उसका बेटा था। मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, हमारे पास आधा घंटा है, इसके बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। अमाद की बात पर वीर ने उठकर नज़रें उठाकर मरजान को देखा जो शायद काफ़ी गहरी नींद में थी। माफ़ करना दोस्त, किसी को भी तुम्हारे बाहर होने का पता नहीं चलना दे सकता, वरना बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए इसे बेहोश करना पड़ा। वीर ने समझकर हाँ में सर हिलाया तो अमाद कमरे से बाहर निकल गया। वीर ने फिर से अपने बेटे की जानिब देखा जो कंबल में लेटा गहरी नींद में सो रहा था। वीर की आंखों से कितने ही आंसू टूटकर इस बच्चे पर गिरे थे। बाप होने की खुशी क्या होती है, उसका एहसास वीर को हो रहा था। वीर ने झुककर इसे अपनी बाहों में लेना चाहा, लेकिन अपने हाथों पर लगी जंजीर देखकर उसके हाथ वहीं रुक गए थे। काश हर गुनाहगार करने से पहले अपनों के बारे में सोच लेता। काश वो ये सोच लेता कि उसके हाथों की बेड़ियां उसे उसके हर रिश्ते से छीन लेंगी। अगर वो ऐसा सोच लेता तो गुनाहों से बच जाता और आज अपनों से दूर होने से भी। वीर ने खुद पर काबू पाते हुए अपने बेटे को उठाया, फिर इसे अपने सीने से लगाया। अपने खून की कशिश को महसूस करके वीर की बस हुई थी। वो बच्चे को सीने से लगाए घुटनों के बल बैठता और सिसक सिसक कर रो दिया था। काश वो वीर ना होता, काश वो अब्दुल्ला होता तो आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते। काश उसके पैरों में गुनाहों की बेड़ियां ना होती। काश वीर ने अपने बच्चे का चेहरा सीने से निकाला और इसे चटपट चूम डाला। उसकी घनी मूछें और दाढ़ी की चुभन से शायद इस नाजुक सी जान को पसंद नहीं आई थी, इसलिए इसने मुंह बनाया और रोने लगा। वीर ने मुस्कुराकर इसे देखा और उसकी पीठ थपथपाकर इसे दिलासा देने लगा। कुछ ही देर में वो दोबारा सो चुका था। वीर की नज़र मरजान पर गई तो इसे बाहों में थामे मरजान के पास आया और उसके पास बेड पर बैठ गया। देखो ना, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है और मैं ही तुम्हारे साथ नहीं। वीर ने मरजान के चेहरे को देखते हुए मोहब्बत से कहा, इसी दिन से डरता था मैं, दिले जाना नहीं जोड़ना चाहता था किसी को अपने साथ। वीर ने कर्व से कहते हुए अपना माथा मरजान के माथे से टका दिया। आप देखो, खुद के साथ साथ तुम्हें और इसे दोनों को बर्बाद कर दिया। वीर ने अपने सीने की जानिब देख कर कहा जहां उसका बेटा गहरी नींद में डूबा हुआ था। कोई मुझसे पूछे दिले जाना, मैं तुम्हारे और उसके साथ जीने के लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। नंगे पैर जलते अंगारों पर चला जाऊं? वीर ने कर्ब से कहा। बहुत से आंसू उसकी आंखों से टूटकर मरजान के चेहरे पर गिरे। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे गुनाह मेरे पैरों की जंजीर बने बैठे हैं। वीर ने अपनी निगाहें मूंद लीं। अब मेरे गुनाहों की यह सज़ा यही है कि ज़िंदगी तुम दोनों के लिए तड़प तड़प कर इस काल कोठरी में गुजारूं और आखरत का सोचकर वीर के जिस्म के साथ साथ उसकी रूह तक कांप गई थी। और आखिरत में तुम दोनों को जन्नत की राह पर चलता देखकर खुद जहन्नम की जानिब मुड़ जाऊं। वीर की आवाज़ में बहुत तड़प, बहुत ज़्यादा करब था। उसकी पकड़ उसके बेटे पर
मजबूत हुई। मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा। दिल जाना, ना ये दुनिया, ना ही अल्लाह, मेरे गुनाहों ने मुझे माफ़ी के काबिल छोड़ा ही नहीं। वीर के आंसू मतवातर उसकी आंखों से बह रहे थे। तुम दोनों की दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं, ना इस जहां में ना ही इस जहां में। वीर ने अपने होंठ मरजान के माथे से टका दिए। दिल था कि तड़प तड़प का कह रहा था कि वक़्त थम जाए, ये पल कभी ख़त्म ना हो, वह अपने सुकून से कभी जुदा ना हो। लेकिन वक़्त भी कभी किसी के लिए रुका है क्या? अमाद ने हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया और उसकी आवाज़ बाहर से वीर को आई। बस 5 मिनट और। अब्दुल्ला अमाद की आवाज़ पर इसने गहरा सांस लिया और उठकर अपने बेटे को वापस उसके पंघूड़े में डाला। एक आखिरी निगाह अपने मासूम बच्चे के चेहरे पर डालकर वीर ने अपने होंठ उसके माथे पर रखे। एक बार फिर से बीते बहुत से आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वो वीर इससे से दूर होकर मरजान के इस तक आया और हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ। अलविदा मेरी दिले जाना, हो सके तो भूल जाना अपने बाचान को, उसकी याद तुम्हें तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं देगी। इतना कहकर वीर उसके माथे पर झुका और नरमी से अपने होंठ उस पर रखे। बहुत से आंसू मरजान के चेहरे पर गिरे, जिनको महसूस करके मरजान की पलकों में जंशन हुई। इसने हल्की सी आंखें खोली और उसकी धुंधलाती नज़र वीर पर पड़ी। जमान बच्चान मरजान ने हल्की सी सरगोशी की तो वीर ने तड़प कर इसे देखा, लेकिन शायद वो अभी भी अपनी दवाई के ज़ेर असर ही थी। मेरे पास वापस लौट आए ना जमान बचान, आपकी मरजान मर जाएगी आपके बिना। इतना कहकर मरजान दवाई के ज़ेर असर फिर से गहरी नींद में डूब गई, जबकि उसके अल्फाज वीर को पत्थर का कर चुके थे। खुद से की जाने वाली नफ़रत मज़ीद बढ़ गई थी। आखिर क्यों गुनाहगार खुद से जुड़े रिश्तों का नहीं सोचता? एक गुनाह से वो जितना बर्बाद अपने दुश्मन को करता है, इससे कहीं ज़्यादा बर्बाद खुद को भी तो कर लेता है। जैसे वीर खुद को तबाह और बर्बाद कर चुका था। वीर ने कर्ब से आंखें मूंदी और तभी अस्पताल की लाइट फिर से चली गई। अमाद कमरे में आया और वीर का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से ले गया। इसे गाड़ी में बिठाकर वो वापस जाने लगे। सारा रास्ता वीर एक खामोश बुत बना बैठा रहा। वो लोग जैसे तैसे वीर को सबसे छुप छुपा कर काली कोठरी में वापस ले आए थे। अमाद ने फिर से वीर को उसकी जंजीरें पहनाई और वहाँ से जाने लगा। फौजी ही वीर की आवाज़ पर अमाद ने मुड़कर इसे देखा। ये दहशतगर्द तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा। वीर की बात पर अमाद हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये एक फ़ौजी का दहशतगर्द पर एहसान नहीं, बल्कि मेरा एक इंसान होने के नाते फ़र्ज़ था। एक मुजरिम गुनाहगार भी इंसान ही होता है वीर, बस इसे एक इंसान समझने की देर है। वीर ने कर्बनाक आंखों से उसकी जानिब देखना चाहा, लेकिन अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया। तुम बहुत अजीम हो अमाद बंगश। वीर की बात पर अमाद मुस्कुरा दिया। और तुम्हें भी अपने जैसा अजीम बनाऊंगा अब्दुल्ला मीर। इतना कहकर अमाद वहाँ से चला गया और वीर दीवार से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। उसकी बीवी और बच्चे का चेहरा उसके दिल में सुकून बनकर दौड़ रहा था। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं। ये दुनिया मुझे कंटिन्यू जारी है।